नमस्कार, मैं हूँ विश्व दीपक। नेशनल हेराल्ड नवजीवन और कौमी आवाज़ की इस पेशकश में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बहुत ही खास शख्सियत है। इनका नाम है राजेंद्र पाल गौतम। राजेंद्र जी कुछ दिन पहले तक दिल्ली सरकार में मंत्री थे, लेकिन उन्हें एक घटना के बाद उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, या यूं कहें कि इस्तीफा देने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया गया। ये दबाव क्यों बना, कैसे बना, इसकी क्या राजनीतिक आज के राजनीतिक हालात में ये विवाद जो कि नहीं होना चाहिए था आदर्श स्थिति में, क्यों पैदा हुआ, इन सारे मुद्दों पर हम उनसे बातचीत करेंगे। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप यह बताइए कि आपने 9 तारीख को इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देने की जो इस्तीफा देते वक्त आपने कहा कि आप बहुत सारी चीज़ों से मुक्त हो रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप किन चीज़ों से मुक्त हुए? एक्चुअली एक मंत्री रहते हुए जी कुछ सीमाएं होती हैं, विधायक की सीमाएं नहीं होती उतनी, क्योंकि मंत्री विधायक द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हैं, लेकिन विधायक सवाल उठाते हैं, विधानसभा में सवाल करते हैं, क्षेत्र के मुद्दे उठाते हैं और उनका जवाब मंत्रियों को देना होता है। और मंत्री रहने की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका आपको ध्यान रखना होता है। तो कुछ ऐसी जो घटनाक्रम लगातार मैं देख रहा हूँ, और मैं उस बात से आहत भी हूँ। जब मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था, 19 अप्रैल 1979 को मेरी बड़ी बहन की शादी थी, और शादी चूँकि धूमधाम से निकल रही थी तो दबंगों ने बारात पे हमला किया, और इतनी छोटी उम्र में मैंने अपनी आंखों से वो हमला देखा। तो एक तो वो प्रभाव था कि ये इस तरह की घटनाएं हम लोग के साथ क्यों होती हैं। उसके घटना के तुरंत बाद करीब 50 के आसपास सीआरपीएफ के जवान 2 महीने हमारे घर पे रहे। 4 साल केस चला। ये कहाँ की घटना है? ये दिल्ली में जो घोंडा विधानसभा है, घोंडा गांव की घटना है। घोंडा गांव की घटना है जी। और उस वक्त दिल्ली में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की? उस वक्त तो निश्चित तौर पर दिल्ली स्टेट तो था नहीं, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। अच्छा। और उस ज़माने में तो सरकार कांग्रेस की ही थी। लेकिन उसके बाद से ही जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जीवन संघर्ष के बारे में पता लगा, और 9th में आया तो तथागत बुद्ध के धम्मोपदेश सुनने को मिले, जिससे मैं प्रभावित हुआ। लेकिन मैं लगातार देख रहा हूँ, छोटी उम्र से लेके आज तक जातिगत उत्पीड़न बंद होने का नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल। देश के राष्ट्रपति रहते हुए रामनाथ कोविंद जी जब पुरी गए, जगन्नाथपुरी में उनको घुसने नहीं दिया कि आप दलित हो, यानी राष्ट्रपति होकर भी उनकी जाति की वजह से उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। अभी पिछले साल एक आईपीएस ऑफिसर को अपनी बारात घोड़ी पर निकालने पर इतनी धमकियां मिली कि पूरे गांव को छावनी में तब्दील किया गया, तब जाकर उनकी बारात निकली। एक आईपीएस ऑफिसर की, केवल दिल्ली से 150 किलोमीटर दूरी पर। किस राजस्थान में? में। राजस्थान की घटना। हाँ, अभी 1 साल पहले की घटना है। ठीक। और आए दिन जो हम देख रहे हैं, राजस्थान में पाली के अंदर जितने मेघवाल की मूंछ रखने पर सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो सुंदर दिखता था और मूंछ को रखते हुए अपनी फ़ोटो सोशल मीडिया पर डालता था, इसी चिढ़ में उसकी हत्या कर दी। यही हाल हमने यहाँ सहारनपुर में देखा, जब भीम आर्मी के लोगों पर हमले किए गए, तमाम चीज़ें। और इसी तरह राजस्थान के अंदर ही एक और घटना उसी मार्च के महीने में 2022 में हुई। एक दलित महिला के साथ उसके पति और बच्चों की आंखों के सामने सामूहिक बलात्कार हुआ। कितना दर्दनाक रहा होगा, सोचिए जरा। इस धर्म में नाम गिना जाता है, जिसको हम एक बड़े परिप्रेक्ष्य में हिंदू धर्म कहते हैं, उसको छोड़ने में इतना वक्त क्यों लगा? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने आज ही के दिन, आज वो ऐतिहासिक दिन है जब महाराष्ट्र के येवला में ये संकल्प लिया था कि मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो पहले तो उन्होंने हिंदू धर्म में जो वर्ण व्यवस्था और जातिवाद बहुत गहराई से फैला हुआ है, जिसकी वजह से इतना उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं, जिसकी वजह से असमानता का वातावरण है, उसमें सुधार की प्रयास किया। और जब वो उसमें सफल नहीं हुए तो उन्होंने पूरे देश के और दुनिया के धर्मों का अध्ययन किया। उनको मुस्लिम बनने के लिए निज़ाम ने बहुत बड़ा लालच दिया, लेकिन वो उनके लालच में नहीं आए। ईसाइयों ने भी लालच दिया उन्होंने, लेकिन ये संकल्प किया कि भारत से बुद्ध का धम्म गया, और बुद्ध के धम्म में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय है।
प्रज्ञाशील, करुणा, मैत्री है। बुद्ध के धम्म से मानवता और शांति का संदेश पूरी दुनिया में गया है और उन्हें लगा कि यही शायद एक ऐसा धम्म है जो मानव कल्याण के लिए बना है। तो उन्होंने बुद्ध का धम्म अपनाया 14 अक्टूबर 1956 को। रही मेरी बात, तो मैं आचरण में मैंने बुद्धिज़्म को अपना लिया था पहले ही, बिल्कुल, लेकिन उसको ऑफिशियली जो करना था वो मैंने 5 अक्टूबर 2022 को किया। अब मैं उसको पेपर पे भी जो फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है वो करूँगा। बिल्कुल। लेकिन आपकी ही पार्टी के लोग या तमाम लोग ऐसे सवाल कर रहे हैं कि आपने ऐसा काम किया ही क्यों जिसकी वजह से आपको ये आपको अपनी मंत्री पद भी गंवाना पड़ा, प्लस आपकी पार्टी को इसको जवाब देने पड़ रहे हैं। देखिए, क्या आपने पार्टी से इस बारे में मशवरा किया था? पहली बात तो ये है कि मैं इन आयोजनों में सालों से जा रहा हूँ, मेरे से आज तक किसी ने सवाल नहीं किया। मैं तो पिछले साल भी गया था, हर साल जाता हूँ। 14 अक्टूबर 1956 को जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली अपने लाखों अनुयायियों के साथ और उन सबको 22 प्रतिज्ञा दिलाई, तब से हर साल देश के नहीं पूरे दुनिया के कोने कोने में हज़ारों स्थान पर ये अशोक विजयदशमी का आयोजन होता है, सेलिब्रेशन होता है। वहाँ पे करोड़ों लोग, हमारे लोग इकट्ठे होते हैं जो बाबा साहेब में आस्था रखते हैं और वो 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराते हैं, उनमें से जो लोग वहाँ शामिल होते हैं। और उस ऐसे आयोजन में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर फडणवीस शामिल होते हैं। और इस बार जो दीक्षा भूमि में नागपुर में आयोजन सेम डे उसी दिन हुआ है जो हर बार होता है दीक्षा दिवस पर, उसके अंदर भारत सरकार के बीजेपी के 2 मंत्री उसमें शामिल हुए हैं, बीजेपी सरकार के, जिसमें नितिन गडकरी भी शामिल हुए, रामदास अठावले भी शामिल हुए हैं। वहाँ भी दीक्षा हुई है, वहाँ भी 22 प्रतिज्ञाएं पड़ी गई हैं। तो फिर उसको मुद्दा क्यों नहीं बनाया? आपको क्या लगता है कि आपको टारगेट किया गया है या आपको नहीं, टारगेट तो उन्होंने गुजरात चुनाव के लिए किया है। बिल्कुल, चूँकि उनकी मानसिकता बेहद गंदी है और बहुत ही थर्ड क्लास राजनीति वो लोग करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं और इसलिए करते हैं क्योंकि वो काम नहीं करते। उनके एक भी नेता बता दो जिसके यहाँ कोई ईडी का छापा पड़ा हो, इनकम टैक्स का छापा पड़ा हो। उनके जो लोग हैं वो बताएं तो सही, मोदी जी ने जितने वायदे किए थे कौन सा वायदा पूरा हुआ? ब्लैक मनी वापस लाने की बात की थी, 1.5 गुना बढ़ गई। नोटबंदी लाए, लोगों के रोजगार चले गए, सैकड़ों लोग लाइन में लग के मर गए, सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद हो गई। वो लोग अच्छे दिन लाने की बात करते थे लेकिन उन्होंने देश के सारे संसाधन बेच दिए, बैंक में बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, इंश्योरेंस कंपनी बेच दी, पेट्रोलियम कंपनियां बेच दी, गैस कंपनियां बेच दी और बुरे दिन ले आए, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ा दी। बिल्कुल, आपकी तो वो चूंकि उनके पास कोई काम नहीं है बोलने के लिए, उनको मुद्दा चाहिए चुनाव में कोई भी, और वो हर चुनाव में कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लाते हैं कि दंगा करा देंगे, कोई कुछ करा देंगे। तो उन्होंने जानबूझकर इसको मुद्दा बनाया है जो मुद्दा है नहीं। बिल्कुल, आपकी इस बात को हम समझ रहे हैं कि बीजेपी ने इसको जानबूझकर मुद्दा बनाया है। बीजेपी दर्शकों को बता दें कि गुजरात में पिछले 2002 के बाद से लेकर के अभी तक सत्ता में बनी हुई है और इस बार अच्छी खासी एंटी इनकम्बेंसी वहाँ फेस कर रही है। आम आदमी पार्टी पहली बार गुजरात चुनाव में चुनाव लड़ने जा रही है और आम आदमी पार्टी को लेकर काफ़ी ट्रैक्शन वहाँ पे लोगों के बीच में काफ़ी रुचि पैदा हो रही है। इसी संदर्भ में राजेंद्र जी बात करते हैं। लेकिन राजेंद्र जी, एक सवाल तो बनता है कि बीजेपी तो कहेगी ही, लेकिन आपकी पार्टी ने आपको डिफेंड नहीं किया, केजरीवाल ने डिफेंड नहीं किया, मनीष सिसोदिया ने डिफेंड नहीं किया। मुझे लगता है कि अभी जो राजनीतिक परिस्थिति गुजरात के अंदर है, जिस तरह पूरा गुजरात आम आदमी पार्टी को चाह रहा है, बदलाव चाह रहा है, बीजेपी की लंबे टाइम से जो सरकारें आई हैं उससे दुखी है और वहाँ उनके ब्रेन में एक गलत धारणा पैदा करने की जो असफल कोशिश बीजेपी ने की है, उसका फ़ायदा बीजेपी को ना मिले, इसके लिए मैंने ये निर्णय लिया कि एक तरफ हमारे समाज पर होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ ना प्रधानमंत्री बोलते हैं, ना गृह मंत्री बोलते हैं, ना कोई देश का बड़ा नेता बोलता है, और दूसरी तरफ ये इस तरह की गंदी राजनीति करते हैं और मेरी पार्टी को और मेरे नेता को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए उन 3 प्रतिज्ञाओं के। अरे 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ तो लो, जो पढ़ लेगा वो मुरीद हो जाएगा उन 22 प्रतिज्ञाओं का। लेकिन 22 पढ़ने में 3 पढ़ ली, चलो पढ़ना अलग बात है, हमने पढ़ा, धारण किया। उनको बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगा के तो गुजरात में बीजेपी ने लगाया है। अगर ये किसी की आस्था के साथ अगर खिलवाड़ है तो बीजेपी ने किया है। भाई जो चीज़ आपको उचित नहीं लग रही, इतने बड़े बड़े बैनर लगा के कैसे लगा रहे हैं आप उसको, तब कैसे उचित लगेगी वो? आप दो तरह की तो मानसिकता साथ नहीं चल सकती। तो आप ये कह रहे हैं कि मुझे लगता है मेरी पार्टी ने एक राजनीति, एक परिपक्वता जो दिख रखनी चाहिए ऐसे परिस्थिति में कि इस तरह के जो घटिया किस्म की राजनीति करते हैं लोग, ऐसे लोगों को कैसे टैकल करना है इस परिस्थिति में। अच्छा, मुझे लगता है उस परिस्थिति में शायद उनका निर्णय उचित है। बिल्कुल ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ने आपको डिफेंड ना करके ही एक तरीके से इस बड़े कॉज को डिफेंड किया और उन्होंने एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया कि आपकी इस मामले में कुछ बात नहीं करनी है। लेकिन ये बताइए राजेंद्र जी
कि आम आदमी पार्टी के नेताओं से, लीडरशिप से, चाहे केजरीवाल हों चाहे सिसोदिया जी हों, रेजिग्नेशन से पहले या उसके बाद कोई बातचीत हुई आपकी, कोई कन्वर्सेशन नहीं, हुआ? मेरी कोई बात नहीं हुई, उनसे पहले कोई बात नहीं हुई, क्योंकि वो गुजरात में व्यस्त थे। बाद में उन्होंने कोई कोशिश की बात मैं की? 4 तारीख से लगातार प्रोग्रामों में व्यस्त था। बाद में उन्होंने कुछ ठीक है। रीच आउट किया, बात किया आपसे? नहीं, मनीष जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा यार ये बीजेपी गंदी राजनीति कर रही है और आपने बड़ा साहसिक कदम उठाया है। मैंने कहा सर, मुझे मेरी पार्टी को भी सुरक्षित रखना है और मुझे जो रोज़ रोज़ की जो घटनाएं मेरे समाज पे हो रही है, मुझे उसके लिए भी लड़ना है। इसलिए मेरा ये निर्णय है कि मुझे रिज़ाइन करना चाहिए, इसलिए मैंने रिज़ाइन किया। तो आपका जो मंत्री पद का से जो मुक्ति मिली आपको, उसके बाद आपके पास एक लंबा मुझे क्या अनुभूति हो रही है वो मैं आपको बताता जी। हूँ। मुझे बिल्कुल वो दिन याद आता है जब 1951 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत की संसद में हिंदू कोड बिल लेकर आए। तो लोगों को ये पता लगना चाहिए आपके चैनल के माध्यम से, हिंदू कोड बिल क्या था। भारत में हिंदू महिलाओं को पति अगर जवानी में मर जाए तो दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं था। बिल्कुल। पति अगर जालिम और क्रूर है तो तलाक लेने का हक नहीं था। पति अगर पत्नी को और बच्चों को छोड़ दे तो गुजारा भत्ता लेने का हक नहीं था। पत्नी को पिता और पति की संपत्ति में हक नहीं था। पत्नी को अगर बच्चे नहीं होते तो बच्चे गोद लेने का हक नहीं था। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू महिलाओं को वो सारे अधिकार दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल लाए। बिल्कुल। लेकिन पूरी की पूरी संसद उनके खिलाफ हो गई और उन्होंने आरोप लगाया कि ये हिंदू महिलाओं को अधिकार देने का जो ये बिल अम्बेडकर लेकर आए हैं, ये हिंदू धर्म पर हमला है, बिल्कुल आज ही की तरह जो आज मेरे साथ हुआ। और बाबा साहब ने सोचा अगर मैं अपने देश की हिंदू महिलाओं को उनके हक और अधिकार नहीं दिला सकता तो फिर मुझे कानून मंत्री रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने उस पद को ठोकर मार दी और जो गौरव की अनुभूति उन्हें उस दिन हुई होगी, मुझे इस मंत्री पद जो मुझे बहुत छोटा लगता है, मंत्री पद इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण आपके मोरल वैल्यूज होते हैं, जितना महत्वपूर्ण मानवता है, जितना महत्वपूर्ण देश है। देश बड़ा है, व्यक्ति बड़ा नहीं है। देश में जातिवाद और छुआछूत कब खत्म होगा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। इसलिए मैं आज रेजिग्नेशन देने के बाद अपने आप को उसी तरह का गौरव की अनुभूति करता हूँ। बिल्कुल, आपने एक मॉरल स्टैंड लिया, एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया। क्या आपने पार्टी के अंदर, पार्टी फोरम में कभी इन सारे मुद्दों पे ये सवाल उठाए कि पार्टी को और मुखरता से दलितों के प्रति होने वाले अन्याय पर बातचीत करनी चाहिए, बोलना चाहिए? आलोचक ऐसा कहते हैं कि केजरीवाल जी बीजेपी की बी टीम है। सर, मैं तो पार्टी में ये बात करता रहता हूँ कि हर किसी के साथ अन्याय हो, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, या ब्राह्मण बनिया ठाकुर हो, कोई भी हो, अत्याचार अत्याचार है, अन्याय अन्याय है, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। और किसी के साथ होता तो उसमें हमें ये नहीं देखना चाहिए जिसके साथ अन्याय हो उसकी जाति क्या है। जाति देखकर या धर्म देखकर आवाज़ उठाएंगे क्या? हमें तो आवाज़ हर जुल्म के खिलाफ उठानी चाहिए। लेकिन केजरीवाल जी की आलोचना दो बिंदु पर बहुत खास तौर से होती है, और वो ये है कि अल्पसंख्यकों के प्रति होने वाले, खासतौर से मुसलमानों के प्रति होने वाले अन्याय पर उन्होंने सायास चुप्पी ओढ़ रखी है। और मुझे लगता है इसके लिए दोषी भारत के लोग हैं। कैसे? भारत के लोगों को जाति और धर्म के चक्करों में नहीं उलझना चाहिए। उनको अपने वोट को देते वक्त ये नहीं देखना चाहिए कि कौन आदमी धर्म की बात कर रहा है, उनको देखना चाहिए कौन आदमी व्यक्ति के विकास की बात कर रहा है, कौन आदमी सरकार में रह के, कौन सी पार्टी सरकार में रह के जनता के हित में योजनाएं बना रही है। लोगों को ये देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक कोई पार्टी धार्मिक उन्माद करे या धार्मिक कार्ड खेले, झूठ बोले, गंदी राजनीति करे और वो धर्म के कार्ड में फंस जाएं। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म एक अफीम की तरह है। बिल्कुल। तो बीजेपी उसे अफीम की तरह लोगों को चटा देती है और लोग नशे में हो जाते हैं धर्म के और भूल जाते हैं कि उनको महंगाई बढ़ा दी है, उनकी नौकरियां छिन गई हैं, रोज़ रोज़ हत्याएं हो रही हैं, उत्पीड़न हो रहा है, देश कमज़ोर हो रहा है, देश बट रहा है। मैंने आपके बाहर देखा कि एक बोर्ड लगा है जिसमें आपने लिखा है कि कोई भी आदमी किसी भी प्रकार का गिफ्ट, पगड़ी लेकर के ना आए और एक फूल से भी काम चल सकता है, ये आपने बाहर लिखा हुआ है। जी, मैंने इसलिए लिखा कि लोग गुलदस्ता लेके आते हैं, 400-500 का गुलदस्ता आता होगा, लोग सॉल लेके आते हैं तो 200-300 का सॉल आता होगा, लोग गिफ्ट लाते हैं, मिठाई लाते हैं तो 300-400-500 किलो 600 रुपये की मिठाई आती होगी। तो ये सब पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। पहले ही देश की आर्थिक स्थिति बहुत बर्बाद है, तो नेताओं को खुश क्यों करते हो? थोड़ी सी बात दलित पॉलिटिक्स की भी कर लेते हैं हम राजन जी। देश में जो दलित राजनीति के हालात हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ मायावती जी बड़ी दलित नेता हैं देश की। उत्तर प्रदेश में वो सत्ता में भी रही, लेकिन दिल्ली में भी, आप तो यहाँ दिल्ली के ही आपके अनुभव हैं,
लेकिन ज़मीनी हालात में कुछ खास बदलाव नहीं होता हमें दिख रहा है। और दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर दलितों का हिंदूकरण हुआ है भारतीय जनता पार्टी के फोल्ड में। उस लहर की हवा निकलने वाली है आप ही की आंखों के सामने। आप अपनी आंखों से देखिएगा, या तो भारत की सरकार और वो संगठन जो ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, या तो वो छुआछूत ख़त्म करके, जातिवाद ख़त्म करके सबको साथ लेके चलने का कुछ तय ही कर दिन लें। पहले आप जो कह रहे और हैं, अगर तय नहीं किया तो इतने करोड़ लोग, भारत की आधी से ज़्यादा आबादी, आप देखिएगा कुछ ही वर्षों में बदल वो जाएगी। बुद्ध के धम्म की दीक्षा लेगी। उनको समानता चाहिए, उनको सम्मान का जीवन चाहिए, उनको अपमान का जीवन नहीं चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कुछ दिन पहले इसी प्रकार की बात की नहीं, थी। उन्होंने मैं ऐसा ही बयान दिया आरएसएस था। प्रमुख मोहन भागवत जी के उस बयान के लिए मैं उनको स्वागत करता हूं, जो उन्होंने कहा कि सबके जलाशय, शमशान घाट और मंदिर एक होने चाहिए, और किसको घोड़ी पर चलना है किसको नहीं ये उनको खुद डिसाइड करना चाहिए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अब वर्ण व्यवस्था और जातिवाद खत्म होना चाहिए। पहली बार आरएसएस ने ये स्टैंड लिया। क्या आप इस पे यकीन करते हैं? लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये कहना अलग बात है, आप इस पे इसको आप यकीन नहीं करते? प्रैक्टिकल में उतारे, आरएसएस को प्रैक्टिकल में उतारे ना। जहाँ भी कहीं जुर्म, जाति, दलित, पिछड़े, आदिवासी के साथ या किसी के साथ भी अपमानजनक कोई बात होती है तो उस पर आरएसएस उनके फेवर में उतरे ना रोड पे। आरएसएस जाति खत्म करने का आंदोलन क्यों ना चलाए? बताओ ना, भारत के अंदर आज तक क्या जाति उन्मूलन का कोई बड़ा आंदोलन किसी ने चलाया है? क्या आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस कहने की बात अलग है, करने की बात अलग है? हाँ, वास्तव में आचरण में कुछ हो रहा है, व्यवहार में कुछ हो रहा है और बोलने में कुछ हो रहा है। ये एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंग है। यही तो असली अंग है कि आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हो रहे हैं। ये नहीं चलेगा। लोग सब देख रहे हैं, सबको समझ है आजकल। हमारे प्रधानमंत्री जो खुद पिछड़े समुदाय के तबके से आते हैं, वो बार बार बाबा साहब का नाम लेते हैं, उनके सामने जाके उनकी माल्यार्पण करते हैं। अब नाम से काम नहीं चलेगा, बहुत लोग नाम लेते हैं, अब काम करना होगा। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, इस पे काम करना होगा। सबको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ सर्विस सरकारी खर्चे में मिले। जो ना दे पाए उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। तो अब आपके अगले काम क्या होने वाले हैं? आप अभी आम आदमी पार्टी में विधायक हैं। जी हाँ, आम मैं आदमी पार्टी विधायक के हूँ, मैं सदस्य हैं। जनता ने चुना हूँ, जनता की सेवा करता रहूँगा, लोगों के मुद्दे विधानसभा में उठाऊंगा और वकील बनकर वापस अपना लाइसेंस रिन्यू कराकर अब उनकी लड़ाई को कोर्ट में भी लड़ूंगा। और कल 2 बजे मैं अपने यहाँ से निकलूंगा, मेरे बहुत सारे साथी साथ होंगे। हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो राष्ट्रीय स्मारक है, जहाँ उनका अंतिम जीवन का अंतिम समय बीता, जहाँ उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुआ, वहाँ जाऊंगा और वहाँ उनको पुष्पांजलि करके ये संकल्प अपने साथियों के साथ लूँगा। अब मेरा जीवन का एकमात्र सबसे बड़ा मकसद है, वो है भारत में समता का राज कायम हो, भारत में छुआछूत और जातिवाद जड़ से ख़त्म हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।